चलिए आज हम लोग सेंटर ऑफ मास में या सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उनको हम लोग देखते हैं। ये आपके सामने जेईई मेंस 2022 में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। Two bodies of mass 1 kg and 3 kg have position vectors I cap plus 2j cap plus k cap and minus 3I cap minus 2j cap plus k cap respectively. The magnitude of position vector of center of mass of this system will be similar to the magnitude of vector. ये चार वेक्टर्स आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं और आपको पूछा जा रहा है कि इन दो पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो इनमें से किसके सिमिलर होगा। तो ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास को दो पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास को अगर हम वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करें तो दिस इज m1 प्लस r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये r1 वेक्टर फर्स्ट पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये r2 वेक्टर सेकेंड पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये सारे दिए गए हैं। m1 इज़ 1 kg तो यहाँ 1 रखें एंड r1 वेक्टर इज़ दिस I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, फिर प्लस m2 इज़ 3 kg एंड r2 वेक्टर इज़ माइनस 3I कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 दैट इज़ 4। अब इनको आप सॉल्व करिए थोड़ा सा। दिस इज माइनस 9I कैप प्लस I कैप दैट इज माइनस 8I कैप माइनस 6j कैप प्लस 2j कैप माइनस 4j कैप 3k कैप प्लस k कैप दैट इज 4k कैप होल डिवाइडेड बाई 4। और इसको अगर आप सॉल्व कर दें तो 2I कैप माइनस 2I कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर मिला इन दो पार्टिकल्स का और पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास का। अब देखिए कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कोई भी वेक्टर अगर i j k के रूप में एक्सप्रेस्ड होता है तो उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो ये हो गया 4 प्लस 1 दैट इज रूट 6। अब आप देखिए कि कौन सा वेक्टर इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका मैग्नीट्यूड रूट 6 के बराबर है, तो ये आपको मिलेगा। इनमें से और किसी का भी मैग्नीट्यूड रूट 6 के बराबर नहीं है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको बोर्ड पे दो क्वेश्चन दिख रहे हैं। दोनों क्वेश्चन चूँकि सेम कंसेप्ट पे बेस्ड हैं और लगभग सिमिलर हैं, इसलिए उन दोनों को हमने एक साथ लिखा हुआ है। ये 2022 में 2022 में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए क्या है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका दो साइड जो आपस में राइट एंगल पर हैं वो साइड इक्वल है 3 मीटर 3 मीटर और इनके तीनों वर्टेक्स पर 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स रखे हुए हैं सेम मास के m। और इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है वो बताया गया है कि रूट x है। तो आपसे कहा जा रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी ये पता करिए। ये इंटेजर बेस्ड क्वेश्चन है, इंटेजर टाइप क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है लेकिन इसके तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, और इसके तीनों वर्टेक्स पर डिफरेंट मास रखे गए हैं, डिफरेंट मास के पार्टिकल्स रखे गए हैं 1 kg 1.5 kg एंड 2.5 kg। तो इनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जहाँ भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हों और उनका सेंटर ऑफ मास अगर आपको फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम लोग
ओरिजिन असाइन करते हैं और सारे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में ओरिजिन दिया गया था, ये क्वेश्चन में ही दिया गया था कि ओरिजिन जो है वो यहाँ पे है। यहाँ ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो आप फ्री हैं ओरिजिन सेलेक्ट करने के लिए, कहीं भी आप कर सकते हैं। हम लोग यहाँ भी यही ओरिजिन सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। यहाँ भी ये ओरिजिन, ये एक्स और ये वाई। अब एक नेमिंग कर देते हैं, ये इसको हम लोग M1 कह लें, इसको M2 कह लें और इसको M3 कर लें। यहाँ भी M1, M2, M3। अब हमें कोऑर्डिनेट लिखना है। नेक्स्ट स्टेप, सारे पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेट। ये ओरिजिन पर है इसलिए इसका कोऑर्डिनेट 0 0, इसका कोऑर्डिनेट ये एक्स एक्सिस पर 3 मीटर पर है तो 3 और एक्स एक्सिस पर है इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 0। इसका कोऑर्डिनेट हो गया x 0 एंड y 3। सिमिलरली यही काम हम लोग यहाँ भी करें। ये ओरिजिन पर है तो कोऑर्डिनेट 0 0, इसका कोऑर्डिनेट 3 0 क्योंकि x एक्सिस पर है और 3 सेंटीमीटर दूर है। इसका कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर है तो x इसका 0 और y 4। कोऑर्डिनेट भी हम लोगों ने चलिए, तो कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लिख लिया सारे पार्टिकल्स का। यहाँ तक आप देखिए कि हमने दोनों प्रॉब्लम में सेम काम किया है और हमने कहा भी था आपसे कि ये प्रॉब्लम जो है एकदम सिमिलर है। अब हम दोनों का अलग अलग सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं। फर्स्ट केस में एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आप जानते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 होल डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। इन वैल्यूज़ को अब हम लोग इसमें रखें। देखिए m1 m इंटू x1 0, इट इज़ 0 प्लस m2 m इंटू x2 3 3m प्लस m3 m x3 0, so it is 0 whole divided by total mass m plus m that is 3m. This is 1 मीटर। yc इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। फिर यही प्रक्रिया दोहराइए m1 m y 0, so it is 0 प्लस m y कोऑर्डिनेट 0 है अगेन 0 प्लस नेक्स्ट m3 y3, तो m3 इज m y3 इज 3, so it is 3m whole divided by again 3m total mass, that is it is also 1 meter. So center of mass of this system अगर हम उसको कोऑर्डिनेट के रूप में लिखें तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 1 मीटर है, यानी हम x पर 1 मीटर चलें और फिर y कोऑर्डिनेट इसका 1 मीटर है, यानी y पर हम फिर 1 मीटर चलें। ये हमारा सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है। अभी सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये अब आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस डिस्टेंस विल बी OC इक्वल्स अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √2। और अभी आपने देखा कि क्वेश्चन में ये दिया गया था कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो √x है और हम लोगों ने कैलकुलेट किया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन √2, सो वैल्यू ऑफ x इज 2, सो द आंसर इज x इक्वल्स 2। अब हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ भी हम लोगों ने पार्टिकल्स दिए गए थे, सारे का कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। यही फॉर्मूला है XC YC, बस वैल्यूज़ रखना है हमें। XC इक्वल्स m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3।
फिर वही प्रक्रिया 1 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस m2x2 1.5 इंटू 3 4.5 प्लस m3 इंटू x3 m3 इज 2.5 इंटू 0 दैट इज 0 होल डिवाइडेड बाई टोटल मास 2.5 प्लस 1.5 4 प्लस 1 5 सो दिस इज 0.9 मीटर। yc करें m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। फिर से देखिए 1 इंटू वाई कोऑर्डिनेट 0 1 इंटू 0 0 प्लस 1.5 इंटू 0 अगेन 0 2.5 इंटू 4 10 होल डिवाइडेड बाई 5 टोटल मास इज 5 दिस इज 2 मीटर sorry these are all are in centimeter so centimeter 2 सेंटीमीटर। तो x कोऑर्डिनेट जो सेंटर ऑफ मास का है वो 0.9 सेंटीमीटर पर है यानी 0.9 कुछ यहाँ 0.9 सेंटीमीटर और उसके बाद y जो है 2 सेंटीमीटर पर है यानी ठीक बीच में यहाँ दिस विल बी योर सेंटर ऑफ मास 0.9 2 ये सब सेंटीमीटर में है। दिस इज योर आंसर। तो ये देखिए ये 2 डिफरेंट साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं एकदम बेसिक कंसेप्ट पर है और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के सिंपल कंसेप्ट पर बेस्ड ये 2 क्वेश्चंस हैं। क्लियर होगा आई होप। चलिए तो अभी हम लोग 3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और कम से कम आप इतना रियलाइज़ कर रहे होंगे कि जो क्वेश्चंस हैं अभी तक वो कोई बड़े कंसेप्ट पर नहीं बेस्ड हैं। ऐसा नहीं कि हाँ आप सॉल्यूशन देख के आपको ऐसा लगे कि हाँ बहुत बड़े कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और अभी हम लोग आगे भी क्वेश्चंस करेंगे और आगे के क्वेश्चंस में भी आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बेसिक कंसेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया है तो आप क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इन 2 क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। ये क्वेश्चन जी मेंस 2022 में 2022 में पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन है ये 2006 पुराने समय में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर है इसलिए फिर हमने एक साथ लिखा है ताकि आप ये समझ पाएँ कि जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं जो एक ही कंसेप्ट पर बन रहे हैं उनको हम एक साथ कैसे ट्रीट करें। देखिए यहाँ पर 2 मासेस हैं, 2 पॉइंट पास है जिसको सम सेपरेशन जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो इन 2 मासेस को जिस सेपरेशन पर रखा गया है वो सेपरेशन है x सेंटीमीटर। यानी हमारे पास 2 पार्टिकल हैं, पहला 10 kg का, दूसरा 30 kg का और इनको x सेंटीमीटर के सेपरेशन पे रखा गया है। ये जो पहला 10 kg का पार्टिकल है वो ओरिजिन पर है तो ऑब्वियसली इसका कोऑर्डिनेट x0 होगा। अब इस 10 kg के पार्टिकल को 30 kg की ओर 6 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस कर दिया जाता है। दिस पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स 30 kg पार्टिकल बाय अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये है कि इस 30 kg के मास को, क्योंकि आप जैसे ही इसको आगे डिस्प्लेस करेंगे तो जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो बदल जाएगा। एक पार्टिकल जैसे ही डिस्प्लेस हुआ तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ऑब्वियसली चेंज करेगा। तो अब आपको इस 30 kg के मास को डिस्प्लेस करना है इतने डिस्टेंस से कि सेंटर ऑफ मास के पोजीशन पर कोई फर्क नहीं आए। यानी हम इस 30 kg के मास को कितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दें, मान लीजिए वो डिस्टेंस x है या नोन है हमारे लिए, कितने डिस्टेंस से हम इसे डिस्प्लेस करें कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन नहीं बदले। यहाँ आइए, सेम क्वेश्चन है, m1 and m2 2 पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर सेपरेशन वगैरह की कोई बात नहीं कही गई है, सिर्फ कहा गया है कि m1 और m2 2 पार्टिकल हैं और वो सम सेपरेशन पर रखे गए हैं। m1 पार्टिकल को d डिस्टेंस से मूव किया जाता है टुवर्ड्स m2। फिर क्वेश्चन वही है कि m2 को हम कितने डिस्टेंस से मूव करें
कि सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क ना पड़े। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, और इसके पीछे का जो कंसेप्ट है, जो जिस कंसेप्ट पे बनेगा, जिस फॉर्मूला से बनेगा, वो हम आपको पहले बता दें। हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास दो पार्टिकल का, जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर हम m1 के पोजीशन में डेल्टा x1 की चेंज लाएं और m2 के पोजीशन में डेल्टा x2 का चेंज लाएं, तो सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में जो बदलाव आएगा वो डेल्टा xc। यानी दो पार्टिकल हैं, दोनों के जो आपको x कोऑर्डिनेट्स हैं वो दिए गए हैं, या मान लीजिए कि x1 और x2 उनका x कोऑर्डिनेट है। अगर हम फर्स्ट पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं और जितना हमने डिस्प्लेस किया है वो है डेल्टा x1, और फिर दूसरे पार्टिकल को भी हम डिस्प्लेस करते हैं और वो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डेल्टा x2 मानते हैं, तो इन दोनों पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के कारण जो सेंटर ऑफ मास में डिस्प्लेसमेंट आएगा वो है डेल्टा xc, और वो आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब इन दोनों ही क्वेश्चंस में दिए गए हैं कि आपको फर्स्ट पार्टिकल को डिस्प्लेस किया गया है, आपको सेकंड पार्टिकल को डिस्प्लेस करना है। फर्स्ट पार्टिकल में क्वेश्चन में ही डिस्प्लेस कर दिया गया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया है, और सेकंड पार्टिकल में कहा जा रहा है कि आप कितना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करें कि इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, सेंटर ऑफ मास में कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो। यानी सेंटर ऑफ मास में ये जो चेंज आप देख रहे हैं डेल्टा xc, दैट मस्ट बी 0। देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी दोनों ही क्वेश्चंस में दिए गए हैं कि डेल्टा x नहीं xc नहीं बदलना चाहिए, यानी डेल्टा xc जो कि xc के बदलाव को रिप्रेजेंट करता है वो 0 होना चाहिए। अब जो इंफॉर्मेशंस यहाँ दिए गए हैं उसको हम लोग इसमें रखेंगे। देखिए 0 इक्वल्स m1 दैट इज 10 इंटू डेल्टा x1 दैट इज 6 प्लस m2 30 इंटू डेल्टा x2, ये हमको फाइंड करना है, और ये x हम लोगों ने माना है, तो चलिए x लिख देते हैं, x होल डिवाइडेड बाई टोटल मास दैट इज 10 प्लस 30 40। तो ये 30x इक्वल्स माइनस 60, x इक्वल्स माइनस 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ एक बातें समझिए पहले कि ये माइनस 2 सेंटीमीटर का क्या मतलब है। जैसे हमें नहीं पता कि हम 30 kg के मास को किधर डिस्प्लेस करें, हम इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, ये हमें पता नहीं है। तो अगर हम इस 30 kg के मास का डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पता है, और आप यहाँ पर गौर करिए कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है 6 सेंटीमीटर, इसको हमने पॉजिटिव लिखा है, और यहाँ जो सेकंड मास का डिस्प्लेसमेंट है x, इसको भी हमने पॉजिटिव साइन के साथ ही डाला है। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये माना है कि ये x उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है जिस डायरेक्शन में ये है, यानी यहाँ पर इस 30 kg को हमने इधर डिस्प्लेस किया है x से। तो आंसर ने आपको बताया कि नहीं, आपने गलत किया है, आपको डिस्प्लेस इधर नहीं करना है, आपको डिस्प्लेस इधर करना है। तो निगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि हमें 30 kg के मास को टुवर्ड्स 10 kg डिस्प्लेस करना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर से। यानी इस मास को अगर हम 2 सेंटीमीटर से इधर डिस्प्लेस कर दें तो फिर हमारे सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास जहाँ था वहीं रहेगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ हम लोग करें। अगेन डेल्टा xc 0, और फिर देखिए m1 इंटू डेल्टा x1, तो यहाँ डेल्टा x1 क्या है, d, प्लस m2 डेल्टा x2 इज x, हम लोगों ने एज्यूम किया है, डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2
तो यहाँ से m2x इक्वल्स माइनस m1d और यहाँ से फिर x देखिए माइनस m1 बाई m2 इंटू डी. Again negative sign indicates that m2 must be moved towards m1. जो ऑप्शंस थे इस क्वेश्चन में उसमें कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं था, कोई भी ऑप्शन में नेगेटिव साइन नहीं था. वो सिर्फ आपसे ये वैल्यू जानना चाह रहा था कि कितने डिस्टेंस से हम उसको मूव कर सकते हैं. इस क्वेश्चन में इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि हम किधर मूव करें. उसने सिर्फ ये कहा था कितना मूव कराएं m2 को कि सेंटर ऑफ मास हमारा नहीं बदले. तो इसलिए नेगेटिव साइन रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता. जिस ऑप्शंस में m1 बाई m2 इंटू डी है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जी मेंस 2019 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से नहीं है बल्कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे उन सारे क्वेश्चंस में हमें पोजीशन निकालना होता था.